अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर इस्माइल है और मेरा ताल्लुक बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट से है। हमारा आज का मौजू है फूड सेफ्टी सिचुएशन इन पाकिस्तान। अपने इस मौजू में हम सबसे पहले खुराक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फूड सेफ्टी को डिफाइन करेंगे और फिर हम पाकिस्तान में फूड सेफ्टी से मुताल्लिक जो इश्यूज हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फूड जो है वो बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसका काम है हमें न्यूट्रिएंट्स मुहैया करना। बाद लोग फूड को डिफाइन करते हैं कि खुराक एक ऐसी चीज है जो हमें एनर्जी मुहैया करती है, लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी हैं जो एनर्जी मतलब जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, ये आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। तो खुराक बुनियादी तौर पे एक ऐसी चीज है जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं जो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं, 9 किलो कैलोरीज। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं वो अराउंड 4 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें प्रोवाइड करते हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिलेटिवली कम क्वांटिटी में हमें चाहिए, जिसमें शामिल है विटामिन्स और मिनरल्स। अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स भी होते हैं। इसी तरह मिनरल्स की भी बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे कि आप आयरन के हवाले से, जिंक के हवाले से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके हवाले से फेमिलियर हैं। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जनरली स्पीकिंग दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स और मिनरल्स हैं। अब हम बात करेंगे कि फूड सेफ्टी क्या है। फूड सेफ्टी बुनियादी तौर पे फूड साइंस की एक ब्रांच है और फूड साइंस बेसिकली एग्रीकल्चर के अम्ब्रेला में फॉल करती है। फूड सेफ्टी का मकसद है कि खुराक को महफूज बनाया जाए, तमाम स्टेजेस पे, फॉर्म से लेके फोर्क तक, हर किस्म के हैजर्ड से खुराक को महफूज बनाया जाए ताकि उसे खाने से कोई शख्स बीमार ना हो। दुनिया में हर साल तकरीबन 600 मिलियन लोग खुराक की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं और तकरीबन 4 लाख लोग WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल खुराक की वजह से होने वाली बीमारियों की वजह से अमवात का शिकार हो रहे हैं। अब खुराक से होने वाली ये बीमारियां बेसिकली खुराक में मौजूद कुछ हैजर्ड्स की वजह से होती हैं। अब ये हैजर्ड ब्रॉडली स्पीकिंग 4 टाइप के हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हैजर्ड। फोर्थ टाइप है एलर्जेंस। फिजिकल हैजर्ड से मुराद वो हैजर्ड है जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक आपके मेटल के पार्टिकल्स हैं, ग्लास के पार्टिकल हैं, प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं। इस तरह की चीजें अगर खुराक में शामिल हो गई हैं तो उन्हें हम फिजिकल हैजर्ड कहेंगे। जबकि केमिकल हैजर्ड से मुराद वो हैजर्ड हैं जो बेसिकली केमिकल इन नेचर है, लाइक पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज, हैवी मेटल्स, एंटीबायोटिक के रेजिड्यूज, इस तरह के जो और केमिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो खुराक की तैयारी में या ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल हुए, सफाई के पर्पसेस के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो खुराक का हिस्सा बन गए तो वो केमिकल हैजर्ड कहलाएंगे। जबकि बायोलॉजिकल हैजर्ड से मुराद वो हैजर्ड हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आ रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं और इसी तरह फंजाई हैं और बायोटॉक्सिन्स हैं। तो ये बेसिकली क्या है जी, बायोलॉजिकल हैजर्ड है। और जो फोर्थ टाइप है वो एलर्जेंस की है कि डिफरेंट तकरीब अराउंड 14 डिफरेंट टाइप्स की फूड है जिन्हें एलर्जिक कंसिडर किया जाता है FDA के मुताबिक। तो एलर्जिक फूड में जो ज्यादा प्रोमिनेंट है, लाइक फिश है, मीट है और इसी तरह मिल्क है, पीनट्स है। ये चंद ऐसी टाइप्स हैं जिन फूड की वो टाइप्स हैं जिन्हें खाने से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं।
और एलर्जिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं बेसिकली जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसके अगेंस्ट एक इंटॉलरेंस भी होती है और एक एलर्जी होती है। तो एलर्जिक रिएक्शंस बेसिकली वो है जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मिस्टेकनली आइडेंटिफाई कर लेता है किसी एक कंपोनेंट को हैजर्ड के तौर पे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो डिफरेंट रिएक्शन उसके नतीजे में अपेयर होते हैं। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक में फूड सेफ्टी जो है वो एक संगीन मसला है। पाकिस्तान क्योंकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, लिहाजा यहाँ पे इस मसले की नोयत ज्यादा शदीद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में फूड सेफ्टी के मसाइल नहीं है। फूड सेफ्टी एक बर्निंग इशू है और ये एक ग्लोबल इशू है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में फूड सेफ्टी का जो सिवियरिटी है वो काफी हद तक ज्यादा है। तो पाकिस्तान में फूड सेफ्टी के जो इश्यूज हैं उन्हें अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फूड सेफ्टी के हवाले से सबसे पहले हम माइक्रोब्स की बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आम आंख से नजर नहीं आते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे मौजूद है। पानी के गिलास से लेके पानी के अंदर, टेबल पे, आपके हाथ पे, हर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले बैक्टीरिया है। अब खुराक के अंदर, पानी के अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, साल्मोनेला है, इकोलाई है, ये चंद फेमिलियर बैक्टीरिया हैं। अब ऐसा नहीं है कि तमाम बैक्टीरिया नुकसानदेह हैं, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो इंसानी फायदे के लिए काम करते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिनकी मदद से आप दही जमाते हैं। लेकिन बहुत से ज्यादातर बैक्टीरिया जो हमारे कंसर्न के हैं, जो फूड सेफ्टी के हवाले से जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बीमारियां पैदा करते हैं और वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे मौजूद है। तो दूसरी टाइप्स है वायरसेस की, कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस, अभी आपने सुना, बड़ा फेमिलियर है, कोरोना वायरस। दो के कोरोना का फूड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस ए वायरस वाटर के थ्रू आता है। तो डिफरेंट टाइप के वायरसेस जो हैं वो फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं और आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार कर रहे हैं। WHO के मुताबिक हर साल 10 में से एक शख्स जो है वो फूड बॉर्न इलनेसेस का शिकार होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस के बाद तीसरी जो टाइप है वो फंजाई है। फंजाई आपने अक्सर देखी भी होगी कि अगर आप रोटी को, किसी भी चीज को, किसी भी खुराक को थोड़ी देर बाहर पड़ी रह जाए कुछ दिन, तो आप देखते हैं उसके ऊपर फंगस लग जाती है। फंगस जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक एस्परजिलस है, एस्परजिलस की डिफरेंट स्पीशीज हैं, इसी तरह पेनिसिलियम की डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की फंजाई है जो मुख्तलिफ किस्म की, जैसे एस्परजिलस है उसने एस्परजिलोसिस काज कर देना। तो ये जो आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये आपके मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा पैरासाइट्स भी हैं, जैसे टेनिया सैगिनेटा है, बीफ टेपवर्म, गिल्डिया लैम्बलिया है, इस तरह से और बहुत सारे जो आपके पैरासाइट्स हैं वो भी फूड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार कर सकते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खुराक में, जाहिर सी बात है, आप खुद लेके आ रहे हैं। अगर आपने हैंड वॉशिंग नहीं की तो फिर उसके नतीजे में, अब आप देखें, जब हम सेवरेज वेस्ट वाटर से, गंदे पानी से, सेवरेज के पानी से जब सब्जियों को सैराब करेंगे तो आप इमेजिन करें उसमें कितना माइक्रोबियल लोड होगा। इसी तरह जो क्रॉस कंटेमिनेशन है उसके नतीजे में रॉ मटेरियल के साथ आपने कुक्ड फूड को रख दिया, तो उसके नतीजे में, क्रॉस कंटेमिनेशन के नतीजे में माइक्रोबियल जो ट्रांसफर है वो आपके कुक फूड में हो जाएगा। तो सफाई का ना होना, हाइजीनिक आपने नाइफ का इस्तेमाल नहीं किया और जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो हाइजीनिक नहीं है, वहां पे पहले से माइक्रोब मौजूद है।
आप वहां पे कुक्ड फूड को ले गए और रा फूड, बहुत सारी फूड है जिन्हें आप रा भी कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक सैलेड्स, उसमें तो और भी ज्यादा, जिनकी कुकिंग नहीं हो रही उसमें और भी ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अब माइक्रोब्स जो है उन्हें कंट्रोल करना सेहतमंद इंसानी जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए बेहद जरूरी है। अब माइक्रोब को कंट्रोल करने के लिए हम उसकी हीटिंग करते हैं, पास्चराइजेशन करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, जैसे दूध को आप बॉयल करते हैं, और इसी तरह डिफरेंट फ्रूट जूसेस हैं उनकी आप पास्चराइजेशन करते हैं। तो फिर अगर वो कुक्ड फूड है तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना, अगर आपने उसे थोड़े लंबे अरसे के लिए रखना है तो उसे प्रॉपर फ्रीज करना या रेफ्रिजरेटेड एनवायरनमेंट में रखना, ताकि माइक्रोब्स को ग्रो ना होने दिया जाए, बेहद जरूरी है। तो माइक्रोब जो है ये जो फूड साइंस की, फूड सेफ्टी की जो ब्रांच जो इस माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स को डील कर रही है उसको हम फूड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है जिसमें इन तमाम माइक्रोब से एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उनको डिटेल में स्टडी किया जाता है। अब हम बात करेंगे हैवी मेटल्स की। हैवी मेटल्स ऐसी धातें हैं जिन्हें हम भारी धातें भी कहते हैं, जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और ये बहुत थोड़ी मिकदार में इंसानी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। जो 4 सबसे ज्यादा खतरनाक हैवी मेटल्स हैं वो लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक है। अब ये भारी धातें जो है ये आपके इन्वायरमेंट में अबंडेंटली मौजूद है, हमारे पानी में, हमारी सॉइल में, हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स में ये भारी धातें मौजूद है। हमने एक स्टडी की जिसमें हमने देखा कि हमने ट्यूबवेल के पानी से सब्जियों को सैराब किया, नहर के पानी से सब्जियों को सैराब किया और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर से, सीवरेज वेस्ट वाटर था, उससे हमने सब्जियों को सैराब किया। उन सब्जियों में हमने देखा कि जो हमारी नहरी पानी की सब्जियां थी उनमें सबसे ज्यादा हैवी मेटल्स थी। जो सीवरेज वेस्ट वाटर इरिगेटेड वेजिटेबल्स थी उनमें माइक्रोबियल लोड का इशू था, लेकिन जो हैवी मेटल्स की प्रेवलेंस थी वो सबसे ज्यादा कैनाल वाटर इरिगेटेड वेजिटेबल्स में थी। अब ये नहरी पानी से सैराब होने वाली सब्जियों में हैवी मेटल्स का इतना लोड क्यों है? आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है वो अपने वेस्ट को अनट्रीटेड साथ से गुजरने वाली नहरों में डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो कि कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करना बेहद जरूरी है, लेकिन हम मेरा ताल्लुक शुजाबाद से है। कुछ अर्सा पहले मैंने देखा कि शुजाबाद के जो नहर है वहां से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मछलियां वहां पे मरी हुई हैं। मुझे पता चला कि पानी जो है वो उसमें किसी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से वहां पे मछलियों की डेथ हुई। फिर महकमा आबपाशी वालों ने ऐलान भी करवाया, टीवी पे भी आया कि बच्चे जो है इस नहरी पानी में नहाने से अवॉइड करें। लेकिन इस तरह से अक्सर होता है कि इंडस्ट्रीज में अपने वेस्ट को कैनाल्स में डिस्चार्ज कर देती हैं, अनट्रीटेड डिस्चार्ज कर देती हैं। अब वो कैनाल वाटर बुनियादी तौर पे तो आपकी सब्जियों को लग रहा है, आपकी फसलों को लग रहा है, और वो फसलें और वो सब्जियां एट द एंड हमने ही खानी है। तो उनमें मौजूद जितनी भी हैवी मेटल्स होंगी, जितने भी केमिकल्स होंगे, अल्टीमेटली उन्होंने आपके और मेरे जिस्म का हिस्सा बनना है। इसी तरह आर्सेनिक एक हैवी मेटल ऐसी है जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंटली पाई जाती है। आर्सेनिक की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 10 ppb है WHO के अकॉर्डिंग। पंजाब फूड अथॉरिटी का स्टैंडर्ड भी यही है कि पानी में जो आर्सेनिक है वो लेस देन 10 ppb होना चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड 10 ppb है। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 से लेके 60 तक नॉर्मली रिपोर्टेड है। हमने खुद यहाँ पे देखा है कि तकरीबन 35-40 ppb तक जो है ना आर्सेनिक यहाँ पे मौजूद है। तो बाज़ जगहों पे तो ये मतलब 150-200 ppb तक आर्सेनिक जो है वो पाया जाता है पानी में। अब इस किस्म का पानी जब सब्जियों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर अल्टीमेटली वो सब्जियां जो है उनके अंदर आर्सेनिक का लेवल बढ़ जाएगा।
आर्सेनिक ग्रुप 1 कैटेगरी का कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, अव्वल दर्जे का कैंसर पैदा करने वाला मादा है और बदकिस्मती से ये हमारे यहाँ पे अपनी मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट से बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब जरूरत इस अमर की है कि इन हैवी मेटल्स को कंट्रोल किया जाए। हैवी मेटल्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत से हमारे पास फिल्ट्रेशन के तरीके मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज हो रहा है, अनट्रीटेड डिस्चार्ज जो है, उसको रोकना बेहद जरूरी है। इसी तरह जो सब्जियों को सैराब करने के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है, जो अनट्रीटेड जो है ना इस्तेमाल हो रहा है, उसको भी ट्रीटेड करने की जरूरत है। तो हैवी मेटल्स बुनियादी तौर पे बहुत सी बीमारी, कोई एक बीमारी नहीं है। आप कैंसर की डिफरेंट टाइप्स ले लें, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर ले लें, आप स्किन की एलर्जीज ले लें, आप नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर ले लें, बेशुमार जो है ना हेल्थ इम्प्लीकेशंस है जो इन हैवी मेटल्स की वजह से हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब जस्ट रिस्क है, बल्कि ये अल्टीमेटली आप और मैं फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर एक चीज में आप देख लें, आर्सेनिक, सिर्फ आर्सेनिक नहीं है, लेड भी, कैडमियम भी, ये तमाम चीजें, फिर आपके जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो भी अगर अपनी मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट से ज्यादा हो तो वो हैवी मेटल की कैटेगरी में चले जाते हैं। दो के मतलब मिनरल एलिमेंट्स के हवाले से इतने इश्यूज नहीं है, लेकिन आर्सेनिक और लेड खास तौर पे हमारे यहाँ पे अपनी मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट से बहुत ज्यादा मौजूद है। तो जरूरत इस चीज की है कि इन्हें कंट्रोल किया जाए। खुराक के हवाले से एक और अहम इशू माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन बेसिकली फंगस से पैदा होने वाले, फंजाई से पैदा होने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जहरीले मादे हैं। 400 से ज्यादा अक़साम के माइकोटॉक्सिन जो हैं वो रिपोर्टेड है, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और बदकिस्मती से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट एफ्लाटॉक्सिन है। एफ्लाटॉक्सिन के अलावा पेट्रोलिन, जीरालिनॉन, ट्राइकोथिसिन्स, इस तरह के डिफरेंट माइकोटॉक्सिन्स हैं वो रिपोर्टेड है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के सिनेरियो में बदकिस्मती से जो माइकोटॉक्सिन सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है वही सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, जो कि एफ्लाटॉक्सिन है। एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेविस, एस्परजिलस पैरासाइटिकस यानी फंजाई की कुछ किस्में ऐसी हैं जो एफ्लाटॉक्सिन को पैदा करती हैं। 20 से ज्यादा अक़साम के एफ्लाटॉक्सिन है वो रिपोर्टेड है। एफ्लाटॉक्सिन B1, B2, G1, G2, M1, M2, P1, P2, Q1, Q2, इस तरह के डिफरेंट एफ्लाटॉक्सिन हैं। 20 से ज्यादा अक़साम के एफ्लाटॉक्सिन है वो रिपोर्टेड है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक एफ्लाटॉक्सिन B1 है। अब B स्टैंड्स फॉर ब्लू, कि इन्हें यूवी लाइट में देखें इन एफ्लाटॉक्सिन को तो ये ब्लू कलर के नजर आते हैं। G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, इन्हें अगर यूवी लाइट में देखें तो ये ग्रीन कलर के नजर आते हैं। इसी तरह M स्टैंड्स फॉर मिल्क, कि एफ्लाटॉक्सिन M1, M2 ये सिर्फ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में ही पाए जाते हैं। अब ये एफ्लाटॉक्सिन जो है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स जो है जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है वो B1, B2, G1, G2, NM टोटल एफ्लाटॉक्सिन भी कहते हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टोटल एफ्लाटॉक्सिन की लिमिट है वो 20 ppb है। अगर दूध में हम इस लिमिट को देखें तो ये तकरीबन 0.5 ppb है। ये एफ्लाटॉक्सिन जिनकी मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट 20 ppb है, बदकिस्मती से पाकिस्तान के फूड आइटम्स में अपनी मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट से कई गुना ज्यादा रिपोर्टेड है। मेरा स्टूडेंट है असद, उसने मुझसे मेरे पास एमफिल किया, तो असद का काम एफ्लाटॉक्सिन पे था, रेड पेपर पे उसका काम था लाल मिर्च पे। तो असद को मैंने बाजार से लाल मिर्च का सैंपल लाने को कहा। हमने देखा कि बाजार से जो असद एक सैंपल लाया, कुछ सैंपल में मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट के करीब भी था, लेकिन एक सैंपल ऐसा था, एक दुकान पे वो सेल हो रहा था, उस लाल मिर्च में एफ्लाटॉक्सिन का जो लेवल था वो 700 ppb से भी ज्यादा था। अब मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट कितनी है? 20 ppb, और सेल जो बाजार में हो रहा है वो है 700 ppb। अब वो 700 ppb की लाल मिर्च जो है वो आपने और मैंने खानी है। अब वो ऐसी लाल मिर्च थी जो अपेरेंटली भी नजर आ रहा था कि इसमें इशू है।
लेकिन वो कमर्शियली अवेलेबल थी, फॉर सेल थी। अब वो लाल मिर्च आपने और मैंने तो नहीं खरीदनी, लेकिन वो हमारे लिए ही खरीदनी है। किसी ने, किसी गोलगप्पे वाले ने, दही बल्ले वाले ने, किसी शादी हाल वाले ने, किसी भी शख्स ने वो खरीद के हमें ही, मतलब बाजार में किसी न किसी आइटम में हमारी बॉडी में ही अल्टीमेटली जानी है। तो ये एफ्लाटॉक्सिन्स जो है ये मतलब इनका बुनियादी तौर पे टारगेट ऑर्गन है लीवर को जाके ये डैमेज करते हैं। हर एक टॉक्सिक कंपाउंड का एक मेजर टारगेट ऑर्गन होता है। एफ्लाटॉक्सिन्स का टारगेट ऑर्गन है लीवर। तो इसलिए एफ्लाटॉक्सिन का भी टारगेट ऑर्गन लीवर है, जबकि हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनका भी हेपेटाइटिस वायरस का जो टारगेट ऑर्गन है वो भी लीवर है। अब अगर एक हेपेटाइटिस का पेशेंट एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेटेड फूड खाता है तो उसके अंदर लीवर कैंसर होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब ये दोनों सिचुएशन जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, यानी कि हेपेटाइटिस के पेशेंट भी बहुत ज्यादा है और एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेटेड फूड भी बहुत ज्यादा है। हमारे स्पाइसेस भी कंटेमिनेटेड है, हमारे ड्राई फ्रूट्स भी कंटेमिनेटेड है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी कंटेमिनेटेड है, सीरियल्स भी कंटेमिनेटेड है। तो ये एफ्लाटॉक्सिन्स जो है, पिकल्स भी कंटेमिनेटेड है। ऐसा नहीं है इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फंगस है, फंगस को कंट्रोल करना है, फंगस ने आगे एफ्लाटॉक्सिन्स को पैदा करना है। तो फंगस को आप कंट्रोल कर लेंगे तो एफ्लाटॉक्सिन आएंगे ही। आप ओवरऑल गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें। फंगस को अपनी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर चाहिए, आप मॉइस्चर ना दें उसको। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके घरों में रोटी रह जाती है, उस रोटी के ऊपर कुछ दिनों में फंगस लग जाती है। अब वो फंगस वाली रोटी जो है उसके अंदर फंगस नहीं है, उसके अंदर फंगस के साथ एफ्लाटॉक्सिन भी है। वो फंगस वाली रोटी आप खाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप वो खाते हैं। कैसे खाते हैं कि आप वो रोटी दे देते हैं किसी रेड़ी वाले को, अपनी काम वाली को। वो अल्टीमेटली जानवरों को जाके खिलाई जाती है और जानवर बेजबान है, वो बेचारे खा लेते हैं। उन्हें पानी में भिगो के और खिला दी जाती है। वो रोटी नहीं, उनके साथ एफ्लाटॉक्सिन भी आपने उस जानवर को खिला दिया। अब कुदरत ने आपसे इसका बदला लेना है, तो कैसे बदला लेती है कुदरत कि वो एफ्लाटॉक्सिन दूध में शामिल हो जाते हैं। वो दूध आपने पीना है, और आपने नहीं बल्कि आपके बच्चों ने पीना है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है सबसे ज्यादा वीक है। तो वो एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेटेड मिल्क जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हमने वो रोटी नहीं खाई तो वो मिल्क हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह आप जानवरों को जो खल खिलाते हैं, आप खल आपने देखी होगी, आप खल को कभी गौर से ऑब्जर्व करें तो तमाम की तमाम खल जो है वो आपको फंगल कंटेमिनेटेड नजर आएगी। वो फंगल कंटेमिनेटेड जो खल है उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन भी है और भी माइकोटॉक्सिन है। तो वो आप जानवरों को खिला रहे हैं। तो जानवरों को जब आप इस तरह का चारा खिलाएंगे जो फंगल कंटेमिनेटेड होगा, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन होंगे, तो अल्टीमेटली वो दूध में भी आएंगे, वो हमारी बॉडी में भी जाएंगे, वो लीवर कैंसर भी करेंगे, वो और भी प्रॉब्लम जो है वो काज करेंगे। तो फंगस जो है वो उसको कंट्रोल करने की स्टोरेज के दौरान फील्ड में भी इशू होता है, लेकिन रिलेटिवली कम होता है, ज्यादा इशू आता है स्टोरेज के दौरान। तो फंगस को कंट्रोल किया जा सकता है। फंगस को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि आप एफ्लाटॉक्सिन्स को पैदा होने से रोक रहे हैं, मॉइस्चर को कंट्रोल करें, तो अल्टीमेटली ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लें तो फंगस कंट्रोल हो जाएगी। पाकिस्तान के फूड आइटम्स में एक और अहम इशू पेस्टिसाइड्स की मौजूदगी है। अब पेस्टिसाइड्स क्या है? बेसिकली आप जानते हैं कि पेस्टिसाइड इंसेक्ट और पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पेस्टिसाइड जहरीले मादे हैं, लेकिन इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए बनाए गए, ताकि कीड़े, इंसेक्ट, पेस्ट हमारी फसलों को ना खाएं। लेकिन फूड में इनका इशू ये आ रहा है कि पेस्टिसाइड की जो पहले टाइप्स थी वो ऑर्गेनोक्लोरीन थी। ऑर्गेनोक्लोरीन ऐसे पेस्टिसाइड थे जो आप स्प्रे करते थे तो उनके रेजिड्यू साल हर साल मौजूद रहते थे। एक साल बाद डीडीटी ऑर्गेनोक्लोरीन की एक टाइप है, तो डीडीटी के रेजिड्यूज एक साल बाद भी पाए जाते थे।
अब इनकी इतनी लंबी लाइफ होने की वजह से और ये जहरीले भी थे, तो लिहाजा इनको रिप्लेस किया गया। साइंटिस्ट ने एफर्ट करके ऑर्गेनोक्लोरीन्स को रिप्लेस किया। रिप्लेस किसके साथ किया? ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ। अब ऑर्गेनोक्लोरीन की जगह आ गए ऑर्गेनोफॉस्फेट। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट अगर टॉक्सिसिटी के एतबार से हम कंपेयर करें ऑर्गेनोक्लोरीन के साथ, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट ज्यादा जहरीले हैं, लेकिन इन्हें कम खतरनाक इसलिए कहा गया है कि ऑर्गेनोक्लोरीन्स तो रहते थे साल हर साल, कि आपने आज स्प्रे किया तो एक साल बाद भी इस टेबल पे डीडीटी के रेजिड्यूज होंगे। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट को अगर आपने स्प्रे किया है तो स्प्रे के 7 से 10 दिन बाद उसके रेजिड्यूज खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा सड़कों के किनारे महकमा ज़राअत की तरफ से लिखा हुआ होता है कि चुनाई स्प्रे के 7 से 10 दिन बाद करें। कई जगहों पे मैंने खुद भी देखा है, शायद आप में से किसी ने भी देखा होगा कि महकमा ज़राअत ने मैसेज लिख के लगाया होता है, वो जो व्हाइट कलर की उनकी मट्टी से बनी हुई डिफरेंट मैसेजेस रोड के किनारे उन्होंने लिखे होते हैं। तो वहां पे मैंने पढ़ा है कि चुनाई जो है स्प्रे के 7 से 10 दिन बाद करें। ऐसा क्यों करें? क्योंकि अब जो अलाउड है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है, उनके रेजिड्यूज को खत्म होने के लिए 7 से 10 दिन का टाइम चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि आज हम स्प्रे करते हैं और कल हम चुनाई कर लेते हैं। टाइम कितना चाहिए था? 7 से 10 दिन। हमने कितने दिन दिए? 1 से 2 दिन। अब वो पेस्टिसाइड उसके अंदर मौजूद है जो ऑर्गेनोक्लोरीन से भी ज्यादा खतरनाक है, जो इंतहाई जहरीले मादे हैं। अब वो वाली सब्जियां हम लोगों को खिला रहे हैं, वो वाले फल, अमरूद पे जैसे आपने देखा होगा ज्यादा अटैक होता है इंसेक्ट का, उस पे स्प्रे किया आपने आज और कल उसकी चुनाई करके सब्जी मंडी में ले गए। अब वो अमरूद जब आप खाएंगे, अगर आप अच्छे से वॉशिंग करते हैं तो उसके नतीजे में 50 to 70% पेस्टिसाइड का लोड आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से वॉशिंग भी नहीं की तो फिर क्या होगा? आपने बेतहाशा पेस्टिसाइड भी खा लिए। अब पेस्टिसाइड ऐसे जहरीले मादे हैं जिनके बेशुमार हेल्थ इंप्लीकेशन है, कैंसर तक काज करते हैं, स्टिल बर्थ काज करते हैं, नियोनेटल डिफेक्ट्स काज करते हैं, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर काज करते हैं, स्किन की डिफरेंट टाइप की एलर्जीज जो है वो पेस्टिसाइड काज करते हैं। तो इन पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं जी? गोभी के केस में हम उसी टाइम पेस्टिसाइड के सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं और रेडियो पे सजा रहे हैं ताकि उस पे उसके इंसेक्ट भी किल हो जाए, पेस्ट किल हो जाए और उस पे शाइन आ जाए। आप और मैं जाएंगे, हम देखेंगे गोभी तो बड़ी साफ सुथरी है, चमकदार है, हम उसको प्रेफर करेंगे। तो गोभी के साथ हम वो पेस्टिसाइड भी अपने घर में ले आए, अपने किचन में ले आए, अपनी हंडिया में ले आए, अपनी टेबल पे ले आए, अपनी बॉडी के अंदर ले गए। ये स्लो पॉइजनिंग है। ये लोगों को हम सब्जियां नहीं खिला रहे, हम उन्हें जहर खिला रहे हैं। आप इमेजिन तो करें ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है कि एक चीज जिसको आपने 7 से 10 दिन बाद कंज्यूम करना है, उसे आप फौरन कंज्यूम कर रहे हैं। जहर लोगों को खिलाया जा रहा है बगैर सोचे समझे। सेवरेज वेस्ट वाटर से, गंदे पानी से हम सब्जियां उगाते हैं, उस पर ज्यादा स्प्रे करना पड़ता है। खासतौर पे हम बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान में ज्यादा इशू है क्योंकि ये कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है। कॉटन पे सबसे ज्यादा स्प्रे किए जाते हैं। तो ना सिर्फ ये कि फसलों पे स्प्रे होंगे, उस स्प्रे के असरात जो है, कॉटन की एक बहुत बड़ी मार्केट साउथ पंजाब है, सबसे बड़ी मार्केट साउथ पंजाब है पाकिस्तान में। तो साथ वाली जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी लोग हैं, वो तमाम पेस्टिसाइड्स का इनटेक कर रहे हैं। तो पेस्टिसाइड से एसोसिएटेड जितने भी इश्यूज हैं वो फिर अल्टीमेटली हम फेस कर रहे हैं। अक्सर आपने पढ़ा होगा पेस्टिसाइड की वजह से हमारी कंसाइनमेंट जो है वो बाहर रिजेक्ट हो जाती है। इस सिनेरियो में पेस्टिसाइड के हवाले से हमें सख्ती से पेश आने की जरूरत है। अब पेस्टिसाइड के हवाले से आप अलमिया चेक करें कि पेस्टिसाइड के हवाले से लोगों को एजुकेट कौन कर रहा है। दवाइयां बेचने वाले, फार्मर के पास कौन जा रहा है? बदकिस्मती से ये काम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग का है,
कि जो लोगों को गाइड करे किस टाइम किस स्प्रे की जरूरत है, किस किस तरह के इंसेक्ट का अटैक हुआ है, उन पे किस तरह का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं दवाइयां बेचने वाले। अब अब उनके अपने मोटिव्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पूरे सिनेरियो में आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी खतरनाक सूरत हाल पेस्टिसाइड के हवाले से हमारे मुल्क में चल रही है। इस पे बेहद काम होने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, एंटीबायोटिक के रेजिड्यूज, हार्मोन्स। अब एंटीबायोटिक्स बेसिकली डिफरेंट माइक्रोब्स को किल करने के लिए, डिफरेंट माइक्रोब्स को किल करने के लिए लगाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन। एनिमल्स में भी लगाए जाते हैं, ह्यूमंस में भी लगाए जाते हैं। आपने सुना होगा पहले फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से मतलब उनकी हाई पोटेंसी की डोजेज आती जा रही हैं। क्यों आती जा रही है? क्योंकि माइक्रोब जो है वो वक्त के साथ और ज्यादा रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं। अब वो रेजिस्टेंस कहां से डेवलप हो रही है? हम जानवरों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, जानवरों की सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। अल्टीमेटली जानवर बीमार ज्यादा होते हैं। मस्टाइटस अडर की इंफेक्शन है क्वाइट कॉमन, अक्सर आपको नजर आएगी। अब जानवरों की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम उन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं। इसी तरह पोल्ट्री में उनकी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए प्रोफाइलेटिक मैयर, प्रिवेंटिव मैयर के तौर पे भी हम इंजेक्शन लगा देते हैं। अब नतीजे के तौर पे क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक जो है उसके रेजिड्यूज, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक जाके अंदर मौजूद जो माइक्रोब्स हैं उनको ग्रेजुअली रेजिस्टेंट बनाते हैं, और फिर वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उन्हें भी खत्म कर देते हैं। अब ये डिफरेंट फूड में जब एंटीबायोटिक के रेजिड्यूज होंगे तो आप और मैं जब उस फूड को खाएंगे तो हमारे साथ भी सेम सिचुएशन होगी। हमारी गट में मौजूद जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो ग्रेजुअली रेजिस्टेंट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनकी तादाद कम हो जाएगी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बड़ी तेजी से जा रही है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो फिनोमिना है, एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक के जो रेजिड्यूज हैं उनकी खुराक के अंदर मौजूदगी, हमारे मतलब मीट के अंदर मौजूदगी, उसकी मिल्क के अंदर मौजूदगी फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट की जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पोल्ट्री के अंदर। आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जानवरों को ताकि मिल्किंग इंड्यूस करवाई जाए। अब इस तरह के जो इश्यूज है ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि मतलब एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में लगाने चाहिए। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि एंटीबायोटिक के इंजेक्शन, एक दूध में एंटीबायोटिक के रेजिड्यूज मौजूद थे, उस मिल्क से दही जो है ना वो नहीं बन रही थी। मैंने कहा कि ये इस दूध से ना दही नहीं बन रही है, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ना एंटीबायोटिक की जो रेजिड्यूज है वो ज्यादा है। जो फार्म का ओनर है वो इंजेक्शन लगा रहा है जानवरों को। जब हम उस फार्म पे गए तो हमने देखा वहां पे वाकई ही जो है ना जानवर को इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। एक नहीं, मतलब 6-7 जानवर ऐसे थे। वो ऑस्ट्रेलियन गायें थी, तो 6-7 गायें ऐसी थी जो बीमार थी, जिन्हें इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। अब प्रिंसिपली वो दूध जो है वो जिन जानवरों को इंजेक्शन लगाया जा रहा था उनका दूध डिस्कार्ड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। वो लोगों को दिया जा रहा है, वो लोगों को सेल आउट किया जा रहा है। अब ये वो इश्यूज हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली एंटीबायोटिक के रेजिड्यूज जो है वो मिल्क के थ्रू, मीट के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं। फूड एडल्ट्रेशन एक ऐसा मसला है जो जमाने कदीम से होता आया है। तरक्की पजीर ममालिक में फूड एडल्ट्रेशन आज भी माजी की तरह जोरों शोर से जारी है। डेवलप वर्ल्ड ने काफी हद तक फूड एडल्ट्रेशन के मसाइल पे काबू पा लिया है। एडल्ट्रेशन बेसिकली
आम अल्फाज में आप कह सकते हैं मिलावट है, कि आप अडल्ट्रेशन में आप किसी चीज की खराबी को छुपा रहे हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि खराब सेब जो है उनको नीचे रख दिया गया, अच्छे सेब ऊपर रख दिए गए, तो ये भी अडल्ट्रेशन है, धोखाधड़ी है। अडल्ट्रेशन ये भी है कि आपने खुराक में से उसका वैल्यूएबल कंपोनेंट निकाल लिया। मिसाल के तौर पे दूध में उसका वैल्यूएबल जो पोर्शन है वो क्रीम है, फैट है। मिल्क अगर 200-250 पर केजी है, तो फैट जो है उसकी जो मिल्क क्रीम है वो 1000-1200 पर केजी है। इसी तरह आपने खुराक में एक ऐसी चीज शामिल कर दी है जो उसका हिस्सा ही नहीं है, कोई प्रेजर्वेटिव आपने ऐड कर दिया, कोई कलरिंग कंपाउंड आपने ऐड कर दिया। मुख्तलिफ किस्म की जो फूड है उसे हम पाकिस्तान में आप जानते ही हैं, तो मुख्तलिफ तरीके से एडल्ट्रेशन की जा रही है। दूध में पानी मिलाना तो एक बड़ा छोटा सा जुर्म है, पानी से कहीं बात आगे चली गई है। यूरिया, डिटर्जेंट, सर्फ, पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर, बेशुमार टाइप के एडल्ट्रेंट्स हैं जिन्हें दूध में शामिल किया जा रहा है। इसी तरह आप देसी घी को ले लें तो देसी घी के अंदर बनस्पति घी की एडल्ट्रेशन की जा रही है। आप हनी को ले लें, उसमें शुगर, जगरी, इस तरह के सब्सटेंसेस ऐड किए जा रहे हैं। आप किसी भी फूड आइटम को ले लें, आप फ्रूट जूसेस को ले लें, फ्रूट्स को ले लें, उसमें कलर्स ऐड किए जा रहे हैं। अब बात किसी एक फूड आइटम की नहीं है, स्पाइसेस को आप ले लें, टी लीव्स को आप ले लें। अब ये बेसिकली इंडिकेटर इस चीज का है कि अब इसमें कोई इदारा तो मौजूद है, पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे आपको दूध की एडल्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही होती है। कितने टैंकर्स हैं जो दूध के डिस्कार्ड किए जाते हैं, कितनी जाली जाली फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, जाली पेप्सी कोक के कारखाने पकड़े जा रहे हैं, जाली मिर्चें पकड़ी जा रही हैं, जाली क्रीम पकड़ी जा रही है। लेकिन अलमिया ये है कि हम बहैसियत इंसान, हमें जो फूड एडल्ट्रेशन के इश्यूज हैं उस पर बहैसियत इंसान गौर करने की जरूरत है कि अगर मैं खुदा ना खास्ता किसी को जाली दूध पिला रहा हूं तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। किसी को मैं जाली मिर्चें पीस के दे रहा हूं तो वो बेसिकली, आप लाल मिर्च को देखें, आप जो देहात में रहने वाले लोग हैं, आप कभी देहात से सैंपल लेके आए, सैंपल के तौर पे लाल मिर्चों को उन्हें पिसवा के देखें, आपको पता चलेगा लाल मिर्च है क्या। ये जो डब्बों में डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स लाल मिर्चें सेल कर रहे हैं, इनकी मिर्चें तो बहुत ही हल्की हैं, जमीन आसमान का फर्क है दोनों टाइप की मिर्चों में, आपको फौरन से पता चल जाएगा। अब कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिसमें मतलब एडल्ट्रेशन ना हो रही हो, बदकिस्मती के साथ। अब जरूरत इस चीज के है कि हम अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को बेहतर बनाएं। हम बहैसियत इंसान, बहैसियत कौम अपने आप को बेहतर बनाएं। और दुनिया भर में फूड के हवाले से फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स काम कर रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है उन्हें हम अपने फूड प्रोसेसिंग लाइन का हिस्सा बनाएं, फूड इंडस्ट्रीज उनको अपनाएं। ये जो खुले मिर्च मसाले बिक रहे हैं, इस पे पाबंदी लगाई है, अच्छा किया गया। कोई भी चीज जो है जिसकी आइडेंटिटी नहीं है, जिसकी कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है, वो ग्लोबली फॉरबिडन है, मना है। तो हमें भी दुनिया भर की तरह चीजों को पैक्ड फॉर्म में, प्रोसेस फॉर्म में, इम्प्रूव फॉर्म में लेके आना चाहिए ताकि उनकी ट्रेसेबिलिटी, ताकि खुराक के ये जो मिलावट के मसाइल है इन्हें हम कम कर सकें। फिर इसमें अडल्ट्रेशन के साथ ना एक बड़ा जो इस मौजू के साथ ही मैं लिंक कर रहा हूँ, एक और अहम जो बात है वो खुराक की प्राइसेस है। अलमिया ये भी है कि हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है ना, वो भी बहुत कम है, जिसमें नो डाउट हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो फूड एडल्ट्रेशन जो है वो हमारी इकोनॉमी के साथ भी लिंक्ड है।
आप देखें बाजार में आप जाते हैं, 100 रुपए का बड़ा शॉर्मा बर्गर मिल रहा है आपको। अब आप खुद इमेजिन करें 100 रुपीज में शॉर्मा पॉसिबल है लार्ज साइज का? नहीं है पॉसिबल। आप चीज को देख लें, चीज जो है, चीज डेयरी प्रोडक्ट है, बाजार में जो चीज बिक रही है वो क्या है? वो चीज एनालॉग है। चीज तो दूध से बनती है, बड़ी हेल्दी प्रोडक्ट है, दूध ही है बेसिकली वो। यूरोपियन कंट्रीज का ब्रेकफास्ट है चीज, उनके ब्रेकफास्ट में यूज होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चीज एनालॉग बेच रहे हैं जिसका दूध से कोई ताल्लुक नहीं है। वो डिफरेंट किस्म के इमल्सिफायर, वेजिटेबल फैट, इन तमाम चीजों की मदद से बनाई जा रही है। वो हम चीज एनालॉग अपने पिज्जे में, अपने शवारमे में हम वो खा रहे हैं। मैंने इस पे अखबार का एक आर्टिकल भी लिखा है चीज और चीज एनालॉग के हवाले से। अब प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक्स बड़ा मैटर करती है। अडल्ट्रेशन को कंट्रोल करना है तो हमें ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी को, पर्सनल इकोनॉमी को, फैमिली की इकोनॉमी को बेहतर बनाना होगा। हम यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मुल्तान के हिसाब से देखें तो मुझे याद है गोलबाग के वहां पे ना एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की शॉप बनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक के टर्म की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। लोगों को सिर्फ प्राइस से कंसर्न है। ऑर्गेनिक दुनिया भर में आप कहीं भी देखें, ऑर्गेनिक फूड जो है उसकी यील्ड कम आएगी क्योंकि उस पर इंसेक्ट और फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो लिहाजा उसकी यील्ड कम आएगी, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज्यादा होगी। आप मीट के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ जलाल मस्जिद 6 नंबर के वहां पे एक शॉप बनी थी जहां पे रेफ्रिजरेटेड एनवायरनमेंट दिया गया था, हाइजीनिक प्रोसेसिंग होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वो शॉप क्लोज कर दी गई। तो अडल्ट्रेशन का ताल्लुक इकोनॉमी के साथ भी है। जब प्राइसिंग, जब हम कंट्रोल, जब हम हर चीज को सस्ते दामों पे लेना चाहेंगे तो अल्टीमेटली लोग मजबूर हो जाएंगे कि अडल्ट्रेशन करें। आपको दूध चाहिए 150 रुपए लीटर, अब 150 रुपए लीटर दूध पॉसिबल ही नहीं है। 150 रुपए लीटर तो कहीं पे दूर दराज के देहात में लोग 150 रुपए लीटर दूध दे रहे हैं। और बदकिस्मती से यहाँ बड़े बड़े शहरों में भी कुछ लोग जो है वो 150-170 रुपए लीटर दूध दे रहे हैं। अब वो 150-170 रुपए लीटर दूध जो है वो बेसिकली मिलावट वाला दूध ही पॉसिबल है। वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुल्तान जैसे शहर में 200 से कम पे पॉसिबल ही नहीं है। लाहौर और इस तरह के बड़े शहरों में इससे भी ज्यादा प्राइसेस पे पॉसिबल होगा। जितना बड़ा शहर होगा उसमें उतनी ज्यादा हाई प्राइस होगी प्योर चीज की, तभी जाके ये मुमकिन होगा। लेकिन लोग डिमांड करते हैं सस्ती तरीन चीज, हम डिमांड करते हैं सस्ती तरीन चीज। अब पहले लोग एफर्ट भी करते थे खुराक को हासिल करने के लिए, खुद खेतों में जाते थे, दूर दूर ट्रेवल भी करते थे। वो सारी चीजें भी हमने तर्क कर दी हैं, सहल पसंदी आ गई है। इस वजह से भी एडल्ट्रेशन जो है वो क्वाइट रैम्पेंट है, हर जगह होने लगी है। तो इस सिलसिले में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है, इकोनॉमी को बेहतर करने की जरूरत है, इदारों को और ज्यादा बेहतर काम करने की जरूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है।